अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। नाजरीन, पिछले 2 साल से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो एक ही बज़वर्ड है अराउंड, दैट इज़ कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। पाकिस्तान का हर नौजवान और हर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाला, और जिसे कह लें हर घर में यही स्टोरी चल रही होती है कि यार पाकिस्तान से कैसे निकला जाए। पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले नहीं है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये अगले 2 साल में ठीक होगी, 10 साल में ठीक होगी, 20 साल में ठीक होगी। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जिसका शायद किसी के पास आंसर नहीं है। और हर कोई जिसे कह लें ग्रीनर पास्चर के लिए बाहर भागने के प्लानिंग, या एटलीस्ट इफ नॉट द प्लानिंग तो दिमाग में जो थॉट प्रोसेस है वो उसका मुसलसल चल रहा होता है। तो इस सारे जिसे कहने की सूरत हाल हमने 2 साल से देख रहे हैं। एटलीस्ट इससे पहले भी ये नहीं है कि इससे पहले भी पाकिस्तानी बाहर जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तानी जिसे कह लें कि भरपूर तरीके से उनकी ना सिर्फ ख्वाहिश है, बल्कि इर्द गिर्द के हालात देखते हुए उनको यही टेंशन रहती है कि कौन सा दिन हो कि वो जाएं किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास, उससे बताएं कि जी हम कनाडा जा सकते हैं, यूके जा सकते हैं, किसी यूरोपियन डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा डाटा की बात कर लें, लास्ट ईयर तकरीबन 10 लाख के करीब लोग मैनेज टू लीव पाकिस्तान फॉर बेटर फ्यूचर। अब जो पाकिस्तान से 10 लाख लोग बाहर गए हैं, बेटर फ्यूचर वहां बना पाएंगे या नहीं, लेकिन जो यहाँ रह गए हैं उनका ख्याल यही होता है जो यहाँ से निकल गया वो पता नहीं काइंड ऑफ हेवन में चला गया। इसी होप में कुछ 6.5 मिलियन लोगों ने लास्ट ईयर पासपोर्ट बनाए। पासपोर्ट की फीस भी आपके सामने ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हुआ। इमिग्रेशन वालों ने कहा जी कि यार इट इज़ द बेस्ट वे, इन्होंने जाना जुना तो कितने नहीं गा। एट द एंड ऑफ द डे हम तो अपने जिसे कह लें कि इनसे अच्छा पैसा बनाए। जो 3,000 का पासपोर्ट बनता था वो 4,500 में बन रहा है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट, एमरजेंसी वाला 5,000 वाला वो 7,500 में बन रहा है। आज का हम यही टॉपिक रखेंगे और इसमें इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जो हमारे कंट्री के अंदर इमिग्रेशन फर्म्स हैं, वीज़ा फर्म्स हैं, उनके पास लोग आ रहे हैं। अगर आप किसी भी फर्म को विजिट करें तो यू वुड सी कि वहाँ पे लंबी क्यूज लगी हुई हैं, कंसल्टेंट के पास टाइम नहीं है, और कंसल्टेंट दोनों हाथों से पैसे भी बटोर रहे हैं। तो इसमें फ्रॉड एलिमेंट भी चल रहा है। अभी ऑफ लेट ग्लोबल सिटीजन सोल्यूशन थी, ये नॉन फर्म थी लाहौर की, और बाकी जगह भी इसके ऑफिसेज हैं। एफआईए ने रेड किया। क्यों रेड किया इसके ऊपर? इसलिए कि ये फ्रॉड कर रहे थे, बहुत सारे लोगों से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, मिलियंस में उसका वॉल्यूम है। और इनके जो ऑनर हैं जुल्करनैन असद, ही इज बिहाइंड द बार बिकॉज ये कनाडा की इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, यूके यूके, अमेरिका और रेस्ट ऑफ द यूरोप के जो वीज़े थे वो कहते थे आप आए, इतने पैसे दें आपको, हम दिनों में वीज़ा ले देंगे। लेकिन ना वीज़ा किसी को मिला, ना इमिग्रेशन वाला सीन बना। सिमिलरली ये वही पैटर्न है जो कि हमारी फ्यूचर कंसर्न का, अगर आपने नाम सुना हो, बहुत बिलियंस में इसका वॉल्यूम था, और उसके पास भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी, बड़े बिजनेसमैन भी, और इवन इवन रिटायर्ड, जो आप कह लें कि मुख्तलिफ बड़े इदारों के रिटायर्ड लोग हैं, वो भी इनके पास जाते थे। और आखिर में ये जो इनके साहब थे वो भी पैसा बना के यूके में ही इज हाइडिंग इट, और आसिम मलिक है इनका नाम, और अभी भी जिसे कह लें कि ईसीएल के ऊपर इनका नाम है। इन सारे इशू को ऊपर डिस्कस करने के लिए हमारे पास हैं डॉक्टर इकबाल अंजुम साहब, नॉन कंसल्टेंट है ऑफ कनाडा, और पीएचडी डॉक्टर है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में टीच भी करते हैं। और हम सबसे पहले इनसे यही जानना चाहेंगे कि टीचिंग के साथ ये कैसे जंप इन किया इन्होंने कंसल्टेंसी की तरफ, और किस तरह से लोगों को अगर सर्व कर रहे हैं। और इस सारे जिसे कह लें कि ये सारा जिसे जिसे कहने ना एक काइंड ऑफ पोल्यूटेड किस्म का इमिग्रेशन वाला सीन है, जिसमें हमें जेन्युइन कंसल्टेंट जरा कम ही मिलते हैं। जी तो वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर और फॉर और डॉक्टर साहब, इनवाइटिंग मी ये दिस टाइम। यही आपसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम फ्रॉम टीचिंग टू इमिग्रेशन जी, कैसे? टीचिंग मेरा पैशन था, और वो मैंने प्रैक्टिस किया यहाँ जीसीयूएसटी लाहौर में, असिस्टेंट प्रोफेसर रहा मैं। इसी तरह से कॉलेज बोरियल कनाडा में मैंने पढ़ाया, वहाँ टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में पढ़ाया। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जैसे इदारे का मैं तालिब इल्म रहा हूँ। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए का तालिब इल्म रहा हूँ जी मैं। और मैं टीचिंग का शौक़ ही मुझे जो है हर जगह लिए फिरता रहा था कि आखिरी जो असाइनमेंट थी मेरी
वो मेरे साथ था। मैं एज अ फोनेटिशियन, मैं इंस्ट्रक्टर था, रिक्रूट हुआ कनाडा से। मुझे रिक्रूट किया इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने, एविएशन ऑस्ट्रेलिया ने। और मैं रिसेंटली 5 साल तक सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो स्टाफ था, उनकी ट्रेनिंग करके वापस आया हूँ। ये जो ट्रांजिशनल फेज़ है फ्रॉम यूनिवर्सिटी फैकल्टी, फ्रॉम अ टीचर टू कंसल्टेंट, इसके पस मंज़र में भी ऐसी कहानी, ऐसी दास्तानें जो आपने सुनाई है। असल में हम लोग, मेरे वालिद साहब थे, मियाँ मोहम्मदीन एंड सन्स के नाम से हमारा बिजनेस था। लोग सेठ मोहम्मदीन एंड सन्स कहते थे। वो अनफॉर्चुनेटली इकनॉमिक मेल्टडाउन हुई, हमारी फैमिली क्राइसिस में चली गई। तो वालिद साहब ने सोचा कि मैं अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहता हूँ और हाई लेवल पे, तो मैं अपने बच्चों के लिए क्यों ना बैरून मुल्क से कुछ 4 पैसे कमा के लाऊं। तो वो एक ऐसे कंसल्टेंट के हाथ चढ़े जहाँ पे मेरी वालदा के जो जेवरात थे वो भी बिक गए और फ्रॉड हुआ, और वो मायूस होकर वापस आए। तो जो मायूसी उनके चेहरे से छलकती थी, मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे ज़िंदगी ने चांस दिया तो मैं वर्ल्ड लेवल पे लोगों को डिलीवर करने के लिए कंसल्टेंसी का बिजनेस ज़रूर करूँगा। और दूसरा मेरे साथ भी हुआ, जिनका आपने बड़ा मोतबर नाम लिया, आसिम मलिक साहब। हाँ जो फ्यूचर कंसर्न वाले जी, जो फ्यूचर बहुत कंसर्न लोगों वाले, को इन्होंने। इनके पास भी मैं गया था। इन्होंने भी मेरे साथ यही किया जो मेरे वालिद के साथ हुआ था। 2 और कंसल्टेंट थे, उन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया। तो मैंने फिर, मेरा यकीन पुख्ता हो गया, अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन आई हैड टू बिकम एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट वन डे। और ये मैंने ख्वाब पूरा किया। जब मैं कनाडा गया तो वहाँ पे एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म मुझे मिला जिसमें मैं वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस कर सकता था। हाँ जी, यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं पूछूंगा, आप कनाडा गए, आपने इमिग्रेशन लिया, अब आप कैनेडियन सिटीजन भी जी हैं। जी। पब्लिक को बताइएगा कि आपने जो इमिग्रेशन प्रोसेस उस वक्त फॉलो किया, मतलब किसी आपको, यू वर लकी इनफ कि आपको कोई जेन्युइन किस्म का कंसल्टेंट मिल गया था, या आपने डायरेक्ट खुद ही प्रोसीजर किया, और ये प्रोसीजर इतना आसान है कि कोई इंडिविजुअल लाइक मी और एनीवन एल्स खुद से कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठे और अप्लाई कर सके और उसे अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ इमिग्रेशन भी मिल वेरी जाए? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। उस दौर में बहुत सिंपल था, और मैंने जब देखा कि यार ये लोग जो मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, क्यों ना मैं खुद बैठूं और सिस्टम को उनके चेक करूं, तो उनके सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स है और मेरे पास क्या क्रीडेंशियल है, इनका मैच करना ज़रूरी है। मिस मैच कर गया तो आप रिफ्यूज़ल आ गया। तो मैंने जब उस पर थोड़ा सा स्टडी किया, तो उन दिनों बहुत आसान था जुल्करनैन भाई। जी जी। उन दिनों ये था कि आपके एजुकेशन के पॉइंट्स होते थे, एक पेज पे आप बताते थे इतना मेरा एक्सपीरियंस है, एक पेज पे आप बताते थे मेरा आइल्स का स्कोर है, ये मेरा जो है एजुकेशन है मेरी इतनी, और सबके इकट्ठे करके भेजते थे। 67 पॉइंट सही होते थे, वो मेरा हो गया। तो मैंने सोचा कि मैंने इतनी देर तक धक्के को खाई तो बहुत आसान था। अब बहुत पेचीदा हो गया। इट्स नाउ गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब तो वुड यू बिलीव मी कि वहाँ पे अब जो सिस्टम है, पहले आप 1 साल ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद आप कॉलेज एग्जाम लेता है, उसमें आपके अगर 90% से ज़्यादा मार्क्स हों, या 85% डिपेंड्स ऑन कॉलेज, तो उसके बाद फिर ICCRC, जो अब CICC हो गई है, वो आपका एग्ज़ाम लेती है। अगर वो एग्ज़ाम आप पास कर जाते तो फिर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। जी जी। उसके बाद आइल्स का टेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद आपको वो लाइसेंस देते हैं कि अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मीन यू शुड बी लिंगुअली प्रोफिशिएंट, you should be professionally competent through your test they tested, and you should be competent enough to handle the case. डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह ये सीन बनता है कि अ, आप इसकी एग्जांपल ही ले लें, ग्लोबल सिटीजन सोल्यूशन है, जी जी। पर्सन लाइक मी और एनीवन एल्स, उसने जाना है जी बाहर, मेरा जहन है कि मैंने इमिग्रेशन लेनी है, अगर चले इमिग्रेशन टू कनाडा, इमिग्रेशन टू जी। ऑस्ट्रेलिया, नहीं मैं यूके। कहता हूँ चलें जी मुझे विजिट वीज़ा ही जी चाहिए। जी। जब मैं इनके ऑफिस में स्टेप इन करता हूँ, इनका नाम इसलिए मैं बार बार ले रहा हूँ जी जी। क्योंकि FIA वालों ने इनको दबोचा हुआ है, और जी हाँ। सही दबोचा है क्योंकि इन्होंने फ्रॉड किया है लंबा चौड़ा। जी हाँ। तो वहां पे मैं एंटर होता हूँ, मुझे तो लगता है ऐसे ही है कि यार ये जो पूरा इन्वायरमेंट इन्होंने बनाया हुआ है ये तो वाकई किसी यूरोपियन कंट्री वाला है। तो मुझे एक फील आती है कि भाई ये जेन्युइन है, और ये अब मुझसे जितने पैसे मांग रहे हैं इधर इमिग्रेशन के लिए या वीजा के लिए, तो मुझे पैसे दे देने चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पैसे मुझसे, मतलब वो मैं लुट गया उसमें ना, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही राइट, या है। पब्लिक लुट एब्सोल्युटली गई जी, उसमें। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस चीज को एक आम बंदा कैसे जानेगा, क्योंकि वो इतना लैविश किस्म का और लशपश जी हाँ, वो ऑफिस गुम हो देख जाता के है बंदा उसमें। वो तो उसमें आ जाएगा भाई ये तो बिल्कुल जेन्युइन काम कर रहे हैं, लेकिन वो होते हैं फ्रॉड है।
तो जी ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी फ्रॉड में और जेन्युइन में? जी, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है आपका। इसमें तो वाकई बहुत सारे लोगों का भला किया जा सकता है। सबसे पहले तो सवाल ये पूछना चाहिए, अगर फ़र्ज़ कीजिए कनाडा के लिए कोई जाता है तो उनसे पूछा जाए कि सर, आर यू अ सर्टिफाइड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट? अगर वो कहता है कि यस, तो उन्हें कहा जाए कि सर मुझे CICC की वेबसाइट पे अपना नाम दिखाएं। हार्डली 30 सेकंड लगते हैं। नाम आता है अगर, तो वो है, वो दुरुस्त है, जेन्युइन है, रिस्पॉन्सिबल है, और गवर्नमेंट विल हैंग हिम अपसाइड डाउन इफ ही कमिट्स एनी काइंड ऑफ फ्रॉड। और अगर उसका ऐसा नहीं है, दूसरे नंबर पे अगर वो कहता है कि जी बिल्कुल मैं ICCRC का मेंबर हूँ, तो उन्हें कहें कि सर आपके पास फिर कैनेडियन पासपोर्ट भी होगा, वही नाम मुझे जो वहाँ पे आपके वेबसाइट पे दिखाया है वो आप मुझे यहाँ पे भी दिखाएंगे। क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अंजुम, आप कहते हैं मैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अंजुम हूँ, और वहाँ पे आप मेरा नाम दिखा देते, तो लोग तो ये समझेंगे कि आप डॉक्टर इकबाल लेकिन अंजुम। डॉक्टर साहब इसमें इस तरह अगर क्वेश्चन आप उनसे करेंगे वो कहेंगे कहीं एजेंसियों का आदमी तो नहीं आ गया, या FIA वाला अंडर कवर तो नहीं आ सर गया? आपने पेमेंट देनी है इन थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स डॉलर्स, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पाक रुपीज। हाँ। तो आपकी हार्ड अर्न मनी है, आप ऐसे क्यों फेंके उसे? आपको चाहिए पहले तस्दीक करें कि इज ही सर्टिफाइड पर्सन। और आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं कि ICCRC के मेंबर्स कुछ जो हैं जिन्होंने फ्रॉड किया या उनसे गलती हुई, उनकी मेंबरशिप कैंसिल करके उनको जेल भेजा जा चुका है। बहुत सारा, बहुत बड़ी तादाद। और कुछ लोग जिन्होंने वायलेशन की ऑफ द कोड ऑफ प्रैक्टिस, उनको उनके रिवोक करके, जितनी भी मेहनत की उन्होंने, लाइसेंस रिवोक करके उन्होंने कहा कि अपने केसेस किसी और को शिफ्ट करें। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो बहुत कम लोग होंगे जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस है। मेजॉरिटी तो सिर्फ ये ख्वाब देख के आता है कि भाई पासपोर्ट में बना लेता है, मेरे पास इतने पैसे हैं अब ना कि मैं टिकट भी कर सकता हूँ, और आगे जो इमिग्रेशन प्रोसेस है या अदर वे अराउंड के वीज़ा उसमें मैंने लेना है, तो वो कहता है जी सीधा जाके वो कंसल्टेंट के आगे बैठ जाता है और जी कहता है जी दसो किन्ने जी, वो कहता 20 लाख रुपया दे दो, वो 20 लाख उसे पकड़ाता है और जाके घर सुकून से बैठ जाता है और ख्वाब में ट्रैवल कर रहा होता है। जी, एब्सोल्युटली। ऐसे ही मेरे पास बेशुमार लोग आते हैं जिनके साथ ये हाथ हुआ, और उनके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती की गई। और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हो कि जी आप एक कंसल्टेंट हैं, आप जो प्रैक्टिस करते हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपके अकाउंट्स, आपका सिस्टम डिटेल चेक करें। FIA वाले अगर चेक करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये लोग पकड़े जाएंगे जो मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दूसरा ये कि कुछ लोगों ने तो वो रजिस्टर करवा लिया। वो आप मुझे अगर 25,000 रुपए दे, मैं आपका नाम एज कंसल्टेंट रजिस्टर करवा देता हूँ, बट यू विल नॉट बी मेंबर ऑफ ICCRC। नो, आप यहाँ के लोकल कंसल्टेंट होंगे विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट। दोनों चीज़ों की आप में लैकिंग होगी। ना तो अब हमारी 1 साल ट्रेनिंग हुई है, एक एक केस, एक एक चीज़ पे हमारी ट्रेनिंग हुई कि क्या चीज़ है, कैसे करनी। फिर हमारे ये कि अगर हम लोग फ़र्ज़ कीजिए मैं या मेरा स्टाफ जो है, कोई एरर एंड ओमिशन हो जाती है, तो हमारे जितने ICCRC के मेंबर हैं उनकी 20 करोड़ पैसे ज़्यादा की इंश्योरेंस है कि हम आपके जितना डैमेजेस हुआ है वो डैमेज डन विल बी कंपनसेटेड। तो इनका तो कोई सिस्टम ही ऐसा नहीं है। वो कहते हैं, अब एक और चीज़ मैं आपको छोटी सी बात बताता एक हूँ। ब्रेक लेने के जी बाद आ जाए। जी। नाज़रीन ब्रेक पे जाते हैं, आके फिर कंटिन्यू करते हैं ऐसे। वेलकम बैक। अच्छा जी, जैसे आप देखें कि जिस डॉक्टर साहब स्पेशली आपकी तरफ ही आऊँगा, आप बात भी कर रहे थे इसमें कि जो अनसर्टेनिटी है, जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो लीड कर रही है इस चीज़ को कि हर पाकिस्तानी भागने के चक्कर में है। जो इसको कैश करने के लिए जिसे कहते हैं लुटेरे आ जाते हैं, जी हाँ। तो इमिग्रेशन कंसल्टेंट जो है काफी जिसे कहते हैं मशरूम ग्रोथ है, हम देखते जी हैं हाँ। पूरे कंट्री में। स्पेशली हम पाक उसकी बात करें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, बड़े शहरों में तो बहुत मशरूम ग्रोथ है। तो इसमें बताएं डॉक्टर साहब के क्या इसमें, खैर FIA का रोल अभी हमें यूनुस पाठ साहब ज्वाइन करेंगे, FIA को कवर करते हैं तो उनसे हम पूछेंगे इस हवाले से। तो मशरूम ग्रोथ का क्या सीन है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? सर गुजारिश ये है कि जहाँ भी ट्रैवल एंड टूरिज्म का किसी ने बोर्ड लगाया हुआ है, वहाँ पे अंडर दैट वन पर्टिकुलर बोर्ड वो साथ ही प्रैक्टिस शुरू कर देते। FIA के लिए बहुत आसान है, किसी अपने इंस्पेक्टर को आम क्लाइंट बना के भेज दें उन्हें कि जी इस तरह से मेरा वीज़ा लगवा दें, आप तो ये काम करते हैं, मुझे फलां दोस्त ने भेजा है, वो केस लें और साथ ही उनको अरेस्ट किया जाए, मैं देखता हूँ कौन प्रैक्टिस करता है। असल में ये उस वक्त होता है जब व्हेन वी गिव देम लूज हैंड। जो आपने फरमाया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज वन फैक्टर, बट द मेजर फैक्टर इज आर इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। हमारे यहाँ पे देखें ना आप, एक ग्रेड 19 से मैं इस्तीफा दे के गया हूँ यहाँ से, ग्रेड 19 ख़त्म हो गया था मेरा, ग्रेड 20 में ज्वाइन कर रहा था, तो वहाँ पे मेरी तनख्वाह 1.5 लाख रुपया थी।
और कनाडा में एक जो सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह आज के दौर में 7 लाख रुपए। सो ये जो इकोनॉमिक डिफरेंस है, दैट अट्रैक्ट्स द पीपल टू मूव टू कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वहाँ पे हम लोग को चाहिए कि हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उन्हें चाहिए कि वो सॉर्ट आउट करें कि हु शुड प्रैक्टिस एंड हु शुड नॉट। और ये जो मशरूमिंग हो रही है, इसकी ये ग्रोथ जो है इनकी वीज़ा कंसल्टेंट्स की, ये इट्स कदर हौलनाक है। आज सुबह मुझे एक मुल्तान से कॉल आई, वो खातून ने बताया कि ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले फलां नाम है, जी। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप टिकट लेने आई, हम आपको वीज़ा ले देते। वो उसके 20 लाख रुपए खा गए। और उस आज सुबह की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ आने से पहले तो वो कह रही थी कि मुझे बताया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन दुरुस्त है कौन गलत है। तो सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए 20 लाख रुपए तो इट्स टू मच। और डॉक्टर साहब सिर्फ आप ये इसको ये मत देखें कि मतलब जो लोग इलिटरेट है, मैं आपको बताऊं जो पीएचडी हैं, इवन आसम मलिक के हवाले से, जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन लाइक अप टू द रैंक ऑफ द ब्रिगेडियर रिटायर्ड, उसने उनको भी लूटा है। जी तो हाँ, मुझे नहीं बिल्कुल समझ ऐसे ही। आती क्या अवेयरनेस का इशू है ये हमारे कंट्री में कि हम सीधा जाते हैं और कंसल्टेंट के आगे सब कुछ पेश कर देते हैं, लाइक आप पैसे बताएं, ये पैसे पकड़ें और हमें बस घर बता दें कि ये हमारा वीजा लग के आ गया या हमारी इमिग्रेशन थ्रू हो गई है। जी हाँ। ये थोड़ा बताएं पाकिस्तान को अच्छा, लेके। ये क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होती है आपकी एज अ कंसल्टेंट जब आप कुछ काम करके दिखाते। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जब आप जंग में 4 सफ़ों का इश्तिहार दें 5 लाख रुपए का उन दिनों, उस दौर में, और बताएं कि जी कैनेडियन इमिग्रेशन विद फैमिली इन 1 डे, तो वो तो ऐसी कोई स्ट्रीम ही नहीं है। आप उन्हें अल्यूर कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं ख्वाब दिखा के। तो ख्वाबों में तो आपको पता है सुबह आंख खुलती है तो चकनाचूर हो जाते। यही सूरत लोगों के साथ होती। रियलिस्टिक मॉड ऑफ लाइफ अपनाएं, वो अप्रोच अपनाएं। और मेरा ख्याल है कि उन्हें पहले सोचना चाहिए कि क्या है, मैं क्वालिफाई भी करता हूँ नहीं करता। पहले 2-3 लोगों के पास जाए, असेसमेंट करवाए अपनी। हम लोग सबसे पहले यही करते हैं जुल्करनैन साहब के, जो भी क्लाइंट आता है हम पहले उसकी असेसमेंट करते हैं। अगर वो क्वालिफाई करता और दिखाई दे हमें तो केस लेते हैं, अदरवाइज उन्हें बताते हैं कि हम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकेगा, तेरे साथ बिकॉज फ्रॉड यू आर होगा। जेन्युइन ना, जो जेन्युइन जेन्युइन, है वो तो ऐसे करेंगे। जी जेन्युइन बंदा नहीं कर भी जी केस लेगा। जी, हमारे साथ जुड़े हैं यूनुस भाट साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, एफआईए के ऊपर इनकी काफी ग्रिप है। वेलकम टू द शो भाट साहब। जी जी, जुल्करनैन साहब जी बताइए प्लीज। क्या हाल है आपके, तबीयत ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जुल्करनैन भाट साहब साहब आप ठीक हैं? हाँ जी हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। भाट साहब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये मशरूम ग्रोथ जो है, स्पेशली इलीगल आपकी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, वीजा फर्म्स हैं, लोग आपके सामने हैं, जो कंट्री का एनवायरनमेंट चल रहा है इनकी तरफ भागते हैं कि भाई हमारे कोई वीजे शीजे लगवाएं, यूरोप का लगवा दें, अमेरिका का लगा दें, कनाडा का कर दें, हम पाकिस्तान को छोड़ें और वहां जाके सेटल हों, पैसे कमाएं। पाकिस्तान में तो वैसे भी एक 280 का डॉलर हुआ है, तो कहते हैं जी जाके थोड़े ही डॉलर कमावांगे तो ऐसे लंबे चौड़े पैसे बना लेंगे। तो मुझे बताएं कि इस सारे सीन में एफआईए कहाँ पे है? एफआईए का कभी हम सुनते हैं क्रैकडाउन स्टार्ट होता है और उसमें भी मतलब एट द एंड ऑफ द डे मशरूमिंग नहीं रुक पाती जो इलीगल फॉर्म्स की। एफआईए के रोल के हवाले से आप कमेंट कीजिएगा। जी जुल्करनैन साहब, मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का बहुत शुक्रिया। एक तो हम आपने जो आपके नाज़रीन हैं उनको बता दें कि एफआईए एक ऐसा अदारा है कि जिसकी ये जिम्मेदारी में शामिल है कि जो लोग बैरून मुल्क जाने के लिए, ये एजेंट्स या जितने भी ये कंसल्टेंट हैं, इनको कोई अगर बटोर लेता है, पैसे ले लेता है, तो फौरी उनको गिरफ्तार करें और मुतासरीन को पैसे वापस दिलवाएं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाते हुए जेल में भेजें ताकि मजीद किसी को झांसा दे के वो पैसे ना ले लें। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। एफआईए हमारी प्योरली अब देखें कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगी हुई है। वो सिर्फ जो अपोजिशन के लोग हैं उन पर अपनी तवज्जो सर्व कर रही है। मैं आपको बताता हूँ कि बैरून मुल्क के नाम पर आज के जो लोग हैं, चाहे वो अनपढ़ हैं चाहे वो पढ़े लिखे हैं, वो फौरी तौर पे अट्रैक्ट होते हैं, फौरी तौर पर मूव करते हैं। किसी की बात क्या करना, मैं आपको बताता हूँ, अपनी बात करता हूँ। मैं अब अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरा अब अपना छोटा सा सिलसिला है वो पढ़े लिखों में इसलिए भी शुमार होता है। बेगम मेरी भी टीचर है, वो पढ़ाती हैं एक जो है वो स्कूल में, और बच्चे छोटे हैं। तो बेगम मेरी खुद कह रही है कि हमें अप्लाई करना चाहिए बैरून मुल्क जाने के लिए, हमें कनाडा चले जाना चाहिए, अमेरिका चले जाना चाहिए।
लेकिन वो इन हालात से वाकफ नहीं है कि जो लोग बैरून मुल्क जाने के लिए अपने पैसे या जमा पूंजी वहां देते हैं वो बस अल्लाह के सहारे ही होता है। मैंने नहीं देखा कि कोई भी बैरून मुल्क जब ये एजेंट्स के जरिए कोई पैसे देता हो तो वो 100% लोग जो है वो कामयाब होते हों, नामुमकिन दिखाई देता है। और ज्यादातर ये वाकया जो है वो बस ऐसे ही आप समझे कि नौसरबाजी हो रही होती है, उनको लूट लिया जाता है और लोग बाहर के नाम पर अपना घर बेच देते हैं। पहले लोग पाकिस्तान में नौकरी के नाम पे चीजें देते थे, अब अगर आप कहेंगे कि मुझे मुलाजमत चाहिए तो आप जितने मर्जी पैसे ले लें, मुलाजमत मिलनी चाहिए, तो इसके नाम पे लोग पैसे दे देते हैं। लेकिन अगर बैरून मुल्क जाने के लिए कोई एजेंट आपको मुतासर करे तो आप वो मुलाजमत लेने को भी भूल जाएंगे। आप कहेंगे जी आप पैसे, वो अब बैरून मुल्क उसको पता है मैंने ये जाए या ना जाए, मुझे तो कुछ आ ही रहा है, मैं इसको कौन सा वीजा दे रहा हूँ, मैं इसको कौन सा जनाब कोई बैरून मुल्क सफर की जो है वो टिकट दे रहा हूँ। वो लोगों को क्या करता है, फंसाने के लिए, लूटने के लिए जो कुछ भी मिले वो टोकन की सूरत में ले लेते हैं। वो चाहे हजारों में आए चाहे लाखों में आए, जिस तरह का कोई स्वैतपोष हो उस तरह की वो बात करते हैं। ये अब सबसे जो अफसोसनाक अमर है वो ये है कि जगह जगह ये दफातर खुले हुए हैं एजेंट्स के और वो अखबारात में इश्तिहार देते हैं। अभी आपके एनालिस्ट बता रहे थे कि जब आप बहुत बड़े न्यूज़पेपर जो रोज पढ़े जाते हैं, जंग जैसे, न्यूज जैसे, डॉन जैसे आपका अपना अखबार है या जो भी बड़े ABC सर्टिफाइड पेपर है जो मार्केट में बिकते हैं, उस पे जब बड़े बड़े इश्तिहार देंगे कि आपके पास सुनहरी मौका है जनाब, आप अमेरिका जा सकते हैं, आप कनाडा जा सकते हैं, पूरी फैमिली के जा सकते हैं, नो टाइम फौरी अप्लाई करें, तो वो इश्तिहार देखते ही लोग वहाँ जो है फौरी जनाब भागते हैं। और FIA की आपको मैं अपनी जो सूरत हाल FIA की बताता हूँ। FIA पहले तो सिर्फ इनका पंजाब में एक ही डायरेक्टर होता था और उसको बोलते थे डायरेक्टर FIA पंजाब, और DG इनका पूरे पाकिस्तान में एक होता है। जुगन साहब मेरी आवाज आ रही है? जी जी सुनिए, आप तो कंटिन्यू। अब FIA में 2 उन्होंने शोबे बना दिए हैं, पंजाब में ज्यादा जोन बना दिए हैं, DG गो के पूरे पाकिस्तान में एक ही है। व्हाट्सएप आप अब जो जी जी व्हाट्सएप, यहाँ से मैं यही थोड़ा सा इसको बड़े कैनवस पे देखना चाहूंगा। FIA का रोल हो गया रहा है, देखे ना, जाहिर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बाकी हालात देखते हुए जो हमारी करेंसी का भी हाल है और ओवरऑल इकोनॉमिक टेरिबल सिचुएशन है, लोग बाहर जा रहे हैं। वेल जैसे कह लेंगे अंडरस्टूड सारी सिचुएशन, आपको भी, मुझे भी, डॉक्टर साहब को भी और द कॉमन मैन को भी। पॉइंट ये है कि FIA के बियॉन्ड भी देखे ना, इसमें गवर्नमेंट की एज ए होल ड्यूटी नहीं आपको लगती अब कि भाई हमने जो लोगों में जो इतना ज्यादा लोग पैनिक कर गए हैं उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस दें कि भाई ये कंट्री आपका है, यहाँ रहें, हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे। जी हाँ। तो अब आपके नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनके कॉन्टेक्स्ट में कोई एक आध कमेंट कर दीजिएगा सारे सीन को। बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ा जो है वो हालात का तकाजा है जो आपने बात की है, इस पे बात होनी चाहिए कि अब हमें अपने लोगों को, अपनी आवाम को, जो हमारे पॉलिटिशियन है, इनकी तरफ से ये कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि पाकिस्तान में जो है आपको कोई ऐसी जनाब ना तो यहाँ बत्ताखोरी होगी, ना आपके साथ कोई ज्यादती होगी, ना आपसे कोई जनाब किसी फैक्ट्री लगाने पे, पाकिस्तान में बिजनेस करने से, पाकिस्तान में अपना कारोबार, चाहे एक बंदा जो बाहर जाना चाहता है अगर बहुत ज्यादा उसके पास पैसे नहीं है तो वो कम से कम इतना तो कर सकता है, वो जनरल स्टोर बना सकता है, वो कम से कम इतना तो कर सकता है, थोड़ा सा इसको कोई गारमेंट्स का काम शुरू कर सकता है, या दीगर बहुत से IT के ऐसे शोबे हैं जहाँ अपना काम करके वो बच्चों की रोजी कमा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, इनके ऊपर अपने बहुत से इल्जाम हैं। आप देखें कि हमारे मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आए हैं तो वो लोगों को ओथ दे के गए थे कि मैं बीमार हूँ और मैं इस हालत में नहीं बिल्कुल हूँ, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल ठीक पाकिस्तान- बात साहब। हाँ जी हाँ जी, वो वाला तो मजेदार सिनेरियो है। जी जी। तो अब देखें वो जी जब पाकिस्तान जी में थे जी जी भाट साहब, तो, मैं आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन और ले लूँ इस हवाले से, जी कमिंग बैक टू अगेन द कोर सब्जेक्ट ऑफ इट, कि आप डॉक्टर साहब इस पे कमेंट कर दीजिएगा कि आम बंदा अगर किसी कंसल्टेंट, वीजा कंसल्टेंट, इमिग्रेशन फर्म वाले के पास जाता है, अदर देन उसमें तो पता है ना जी, आपने अगर उम्रा करने जाना है उसमें तो अब तो उसमें भी फ्रॉड शुरू हुआ है। वो फ्रॉड से कैसे बचे, किसी मोटे मोटे 2-4 पॉइंट्स अच्छा, मैं कुछ ने आपने पहले भी बताए, मजीद मैं चाह रहा हूँ कि पब्लिक को इस सवाल के जवाब से पहले मैं 2 बातें करना चाहूंगा। एक तो ये कि जब भी कभी बड़ा फ्रॉड हुआ है उसके पस मंजर में आप देखेंगे तो देयर विल बी अ लिंक बिटवीन द फ्रॉड कमिटिंग पर्सन एंड द गवर्नमेंट बॉडी। मसलन आसम मलिक का आपने जिक्र किया,
आसिम मलिक जब अरेस्ट हुआ तो उसको डीएसपी के हाथों छुड़ाने वाले रहमान मलिक मरहूम थे। जी रहमान मलिक वाज इंटीरियर मिनिस्टर, ये ऑन रिकॉर्ड है सर। जी ऑन रिकॉर्ड, स्टोरीज भी की है, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो ये जब इस तरह के पस मंजर में हाथ जो हैं उनको पुश करने वाले, उनको प्रोटेक्ट करने वाले होंगे तो उस वक्त तक ये फ्रॉड नहीं रुक सकता। नंबर वन। नंबर टू, मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क के बेशुमार लोग, बहुत ज्यादा लोग जुल्करनैन साहब 100% क्वालिफाई करते हैं, पूरी अजमत और इज्जत के साथ यहाँ से कनाडा जा सकते हैं, वो क्वालिफाई करते, उन्हें पता ही नहीं। मसलन अभी मैंने रिसेंटली, अभी कल की बात है, सादकाबाद जैसे पसमानदा शहर से मेरे भाई ने छोटे ने रेफर किया, एक बच्चा जिसने आईटी में एमफिल किया हुआ है, उसकी उम्र 27 साल है और उसका एक्सपीरियंस 5 साल का है। ये 100% क्वालिफाई करता है, ये बहुत आसानी से क्वालिफाई करता है, पूरी इज्जत और अजमत के साथ पूरी फैमिली के साथ वहाँ सेटल हो सकता है, लेकिन कोई उसे गाइड करने वाला नहीं, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं। और जो लोग नहीं जा सकते, मैट्रिक पास है, उसके लिए तो कोई जगह ही नहीं है। उनको यहाँ पे वो कहते हैं कि जी आप हार्वेस्टर के तौर पर आप आए और हम आपको वहाँ पे फ्रूट पिकर के तौर पर ले जाएंगे। फ्रूट पिकर हो या हार्वेस्टर, हार्वेस्टिंग के लिए तो वैसे नाफ्टा कहते हैं, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन मैक्सिको, कनाडा एंड यूएसए, वहां से वो लेते जो इंग्लिश भी बोलते, हार्वेस्टिंग करते, वापस चले, सीजनल वर्कर होते। ये यहाँ इन्होंने मंडी लगाई हुई अपनी, जालसाजी, फ्रॉड। और दूसरे नंबर पे जो है ये जब कहते हैं जी हम आप पासपोर्ट दे दें, हम आपको वीज़ा लगा देंगे, तो एक तो सीधी सी बात है कि जब आपकी एप्लीकेशन जाएगी, आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, आपका प्रोसेस पूरा होगा, आपको पता होगा। और अगर आप पासपोर्ट खुद सबमिट करके आते हैं वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, वो गंगाराम हॉस्पिटल में खुद सबमिट करके आते हैं और वहां से जाके पिक करते हैं, तो वो असल वीज़ा होगा। अदरवाइज यहाँ पे लक्ष्मी चौक में वो 500-500 रुपए में कनाडा के, यूके के, यूएसए के स्टिकर बिक रहे हैं और वो लगा के यहाँ से उन्हें भेज देते हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और वहां से उन्हें फ्लाई करवाते हैं, उन्हें बताते हैं कि आप पासपोर्ट फाड़ के फेंक देंगे। वो 500 वाला, 500 में तो वो लेते हैं, कंसल्टेंट जाके लेते हैं, बेचते हैं उसको 5 लाख में ही, 5 लाख उजाली स्टिकर को। जी हाँ, 20-20 लाख में, 40-40 लाख में। और मैं आपको बताता चलो कि हमारे जो नौजवान हैं उनमें बड़ा पोटेंशियल है और बड़ी स्ट्रेंथ है उनमें, और वो दे कैन डू एनीथिंग दे वांट टू डू इफ प्रोवाइडेड प्रॉपर गाइडेंस। हमारे नौजवानों के पास गाइडेंस नहीं है। बहुत सारे बच्चे बच्चियां ऐसे जिन्हें पता ही नहीं है कि वो डायरेक्ट इमिग्रेशन पे क्वालिफाई करते हैं, वो विजिटर वीज़ा तलाश करते हैं और इधर उधर के वो मारते फिरते हैं। और चूंकि ये कंसल्टेंट्स नहीं होते, ये जो मशरूमिंग हुई एजेंट्स की है, फ्रॉडस्टर्स की है। कंसल्टेंट जो होगा वो तो आईसीसीआरसी का सर्टिफाइड होगा और रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे मेरी अपनी फर्म है, तो मेरे अपने ऑफिसेज जो है जर्मनी में, कुवैत में, सऊदी अरब में, कनाडा हेड ऑफिस जहाँ मैं खुद बैठता हूँ, हम लोगों को तो 1 मिनट से पहले अगर हम कोई फ्रॉड कर बैठे, खुदा ना करे ऐसा, कोई फ्रॉड कर बैठे, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा विल टेक एक्शन। आपने एप्लीकेशन दी और मैंने आपको पैसे वापस कर दिए, आपने एप्लीकेशन वापस ले ली, नो, गवर्नमेंट विल टेक एक्शन। और आईसीसीआरसी जो है खुद क्लेम बन जाती, कहते हैं जी हाँ पहले ये तो निपटाया ना, क्या किया आपने। राइट, जिम्मेदार लोगों को। थैंक यू डॉक्टर अंजुम साहब, और इस इज सच ए रिच सब्जेक्ट, और हम चाहेंगे कि फ्यूचर में भी आप हमारे साथ 1-2 प्रोग्राम और करें फॉर पब्लिक अवेयरनेस के लिए। थैंक यू। अच्छा, इस पे ना सर फ्रॉड की कितनी